तो आज हम एक ऐसे लेख को समझने की कोशिश करेंगे जिसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये देश नहीं, अब एक प्रयोगशाला है। चलिए देखते हैं कि इसके गहरे मायने क्या हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत सीधी और सपाट है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ना ही ये कोई जानकारी है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि कोई इंसान किस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। मतलब इन शुरुआती लाइनों से ही एक बहुत गंभीर माहौल बन जाता है ना, और ये हमें सीधे लेख के दिल में ले जाता है। तो सवाल उठता है कि इस प्रयोगशाला का आखिर मतलब क्या है। देखिए, लेख का तर्क ये है कि देश अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोगों पर, नागरिकों पर एक तरह के मनोवैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे, कैसे प्रयोग? इस लैब में कुछ बहुत ही परेशान करने वाले सवाल टेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे, एक इंसान कितनी बेरोजगारी झेल सकता है टूटने से पहले, कितनी महंगाई तक वो चुपचाप सह सकता है, और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल, कितनी बेइज्जती के बाद वो तालियां बजाना शुरू कर देता है। ये सुनने में ऐसा लगता है मानो किसी की सहन शक्ति की हदें जांची जा रही हों। तो फिर इस पूरी प्रयोगशाला को कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसके लिए लेख एक काल्पनिक रिपोर्ट का जिक्र करता है, जिसमें कंट्रोल करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका, धर्म का इस्तेमाल। रिपोर्ट कहती है, अगर धर्म को बीच में ले आओ तो सवाल अपने आप मर जाते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है कि कैसे आस्था के नाम पर सवाल पूछने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका है डर। कहा गया है कि अगर डर का माहौल बना दो तो विरोध खुदकुशी कर लेता है। मतलब डर इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी अलग आवाज उठने से पहले ही खामोश हो जाती है। और तीसरा, नफरत। अगर नफरत बांट दी जाए तो जिस इंसान को लूटा गया है वो ही चोर की रखवाली करने लगता है। ये कितना अजीब विरोधाभास है ना? कि पीड़ित ही अपने शोषक का डिफेंडर बन जाए। कंट्रोल का एक और बहुत पावरफुल तरीका है इतिहास को ही बदल देना, उसे रीडिजाइन करना। मतलब जिन लोगों ने सच में देश को बनाया, आज उनकी फाइलों पर संदिग्ध का ठप्पा लगा है, और दूसरी तरफ वो लोग जिनका योगदान सिर्फ भाषण देना था, वो आज महापुरुष कहलाते हैं। इस तरह से पूरी कहानी ही पलट दी जाती है। तो कुल मिला के लेख इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये लोकतंत्र नहीं, ये एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, जहां संस्थाएं लोकतंत्र का खंभा नहीं बल्कि सिर्फ एक स्विच बनकर रह गई हैं। सत्ता जब इशारा करती है तो वो ऑन हो जाती हैं, और इशारा मिलते ही ऑफ। अब देखिए, इस प्रयोगशाला में लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। या तो वो सवाल उठाते हैं या फिर एकदम चुप रहते हैं। तो पहली बात करते हैं उन लोगों की जो सवाल पूछने की हिम्मत दिखाते हैं। आखिर उनका होता क्या है? तो लेख के मुताबिक सवाल पूछने वालों से निपटने के लिए एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, उन्हें बदनाम करो। स्टेप 2, उन्हें समाज में अकेला कर दो। और स्टेप 3, उन्हें इतना थका दो कि वो खुद ही हार मान ले। ये असहमति को खत्म करने का एक सोचा समझा प्लान लगता है। लेकिन इस सब में आम जनता का क्या रोल है? क्या वो बस एक मासूम दर्शक है? अब कहानी का फोकस आम लोगों पर आता है। लेख कहता है, जनता सो नहीं रही, वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। एक माइंडसेट बन गया है कि भाई, अगर मेरी जिंदगी सही चल रही है तो सिस्टम भी सही है, बाकी देश का क्या, वो तो एक्स्ट्रा है। ये एक तरह की जानबूझकर ओढ़ी हुई खामोशी की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर है। चलिए अब लेख के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करता है। यहाँ 2 तरह के झूठ की बात हो रही है। पहला झूठ है, सब ठीक है, और दूसरा झूठ है, मेरे अकेले के बोलने से क्या ही बदल जाएगा। और लेख के हिसाब से इन दोनों में से जो दूसरा वाला झूठ है ना, वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि लेख में लिखा है, इसी सोच के सहारे हर तानाशाही आराम से अपनी चाय पीती है। मतलब जब लोग ये मानने लगते हैं कि उनकी आवाज का कोई मतलब नहीं, तो वो अनजाने में ही तानाशाही को और मजबूत कर रहे होते हैं। ये जो बेबसी वाली फीलिंग है, असल खतरा यही है। और अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर, जहां आईना सीधा हमारी तरफ घूम जाता है, हमारी अपनी भूमिका पर। तो फिर सवाल उठता है उन लोगों का जो खुद को अच्छा मानते हैं, ईमानदार मानते हैं, देशभक्त मानते हैं। इस सिस्टम में उनकी जगह कहाँ है? और यहाँ लेख एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है कि ऐसे ही लोग इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत हैं। क्यों भला? क्योंकि अच्छे लोग अक्सर अपने खामोशी को अपनी शालीनता समझ लेते हैं। वो किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए चुप हो जाते हैं, और उनकी यही चुप्पी
अनजाने में सिस्टम को और मजबूत करती चली जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। डर एक अनुभव है, लेकिन चुप्पी एक चुनाव है। देखिए, डर एक एहसास है जो किसी पर भी हावी हो सकता है, लेकिन चुप रहना या न रहना ये एक फैसला होता है। और इसीलिए शायद भविष्य में ये बहाना काम ना आए कि हम डरे हुए थे। और आखिर में लेख हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के साथ छोड़ देता है। वो कहता है, कोई निशाने पर नहीं है, बल्कि सहयोगी है। और कब तक सहयोगी है? जब तक वो सवाल नहीं पूछता। ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि किसी की खामोशी उसे इस सिस्टम में आखिर कहाँ लाकर खड़ा कर देती है।